बच्चों, आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ 2 कार्यपत्रक 13 के अंतर्गत कंपनी का फैलता शासन का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आरंभिक काल। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिसे रेजिडेंट्स कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। प्यारे बच्चों, देखते हैं सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। मैसूर का टीपू सुल्तान, हैदर अली 1761 से 1782 ईस्वी तक ये रहे हैं, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जो कि 1782 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक जो है वो रहे हैं। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इस कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799 में जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। प्यारे बच्चों, अब मराठों से लड़ाई को देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुई, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक कई मोर्चों पर लड़ा गया।
इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास विठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज क्लास 8 के कार्यपत्रक 13 को समझा। प्यारे बच्चों, अब इसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों को किस प्रकार जो है कब्जा कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोपी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। परिणामस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799 में जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था। मराठा संघ के सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे प्रमुख राजवंश थे। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राजमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और जो कि पुणे में रहता था। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। इसका आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने क्लास 8 के कार्यपत्रक 13 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, कोविड जैसे महामारी जो फैली हुई है, इससे बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। सदैव जो है, कभी भी हम बाहर से आते हैं तो बेशक हमें ऐसा भी महसूस होता है कि हमारा हाथ साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कभी भी जब बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को साबुन से रगड़ करके अच्छे से धुलना है। प्यारे बच्चों, ये सभी बच्चों को करना है। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने कार्यपत्रक 13 का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।